प्रश्न 2। मानसिक रूप से बीमार भारतीय युवाओं के पुनर्वास के लिए आवश्यक विभिन्न रणनीतियों पर चर्चा करें। उत्तर। मानसिक रूप से बीमार भारतीय युवाओं के पुनर्वास के लिए एक व्यापक और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो उनकी अनूठी चुनौतियों का समाधान करे। कई रणनीतियां उनके पुनर्वास में योगदान दे सकती हैं। 1। समुदाय आधारित मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं। सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं स्थापित करना जो सुलभ और परामर्श, सहायता समूह और संकट हस्तक्षेप सहित किफायती देखभाल, प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप में सहायता कर सकती है। 2। शैक्षणिक कार्यक्रम। कलंक को कम करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम लागू करना। समझ को बढ़ाना और हर हस्तक्षेप को बढ़ावा देना। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के संकेतों को पहचानने के लिए शिक्षकों और छात्रों को प्रशिक्षित। व्यावसायिक मानसिक स्वास्थ्य युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और रोजगार सहायता सेवाएं प्रदान करने से मानसिक रूप से बीमार युवाओं को कौशल प्राप्त करने और कार्यबल में एकीकृत होने, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के लिए सशक्त बनाया जा सकता है। परिवार की भागीदारी, शिक्षा, परामर्श और सहायता समूहों के माध्यम से पुनर्वास प्रक्रिया में परिवारों को शामिल करने से सहायक वातावरण का निर्माण होगा और मानसिक बीमारी से जुड़े कलंक को कम किया जा सकेगा। पृष्ठ 143। 5। सहकर्मी सहायता कार्यक्रम। सहकर्मी सहायता नेटवर्क और मेंटरशिप कार्यक्रम स्थापित करना, जहां ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने मानसिक स्वास्थ्य को सफलतापूर्वक प्रबंधित किया है, अपने अनुभव साझा करते हैं और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। संकट हस्तक्षेप सेवाएं। संकट मुक्त रेखाएं और मोबाइल संकट सहायता विकसित करना, ताकि तत्काल सहायता प्रदान की जा सके, तीव्र घटनाओं को रोका जा सके और अस्पताल में भर्ती होने से रोका जा सके। इन रणनीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकारी एजेंसियों, मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों, गैर लाभकारी संगठनों और सामुदायिक नेताओं के बीच तालमेल की आवश्यकता है। समग्र और समावेशी दृष्टिकोण अपनाकर मानसिक रूप से विकलांग युवाओं के पुनर्वास को बढ़ाया जा सकता है, जिससे उनके समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा। समाज में कल्याण और एकीकरण। प्रश्न 2। भारतीय युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के समक्ष चुनौतियों पर चर्चा करें। एक मनोवैज्ञानिक के रूप में उनके मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उपाय सुझाएं। उत्तर। भारतीय युवाओं को अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों से उत्पन्न होती हैं। शैक्षणिक दबाव, तीव्र प्रतिस्पर्धा, पारिवारिक अपेक्षाएं और तेजी से होने वाले सामाजिक परिवर्तन तनाव, चिंता और अवसाद में योगदान कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में सोगमा प्रचलित है, जो मदद मांगने वाले व्यवहारों में बाधा डालता है। इसके अतिरिक्त, लैंगिक भूमिकाओं और करियर विकल्पों से संबंधित सामाजिक अपेक्षाएं आत्मसम्मान को प्रभावित कर सकती हैं और मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों में योगदान कर सकती हैं। आर्थिक असमानताएं और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आगे की बाधाएं खड़ी करती हैं। एक मनोवैज्ञानिक के रूप में, भारतीय युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में 3 बहुआयामी दृष्टिकोण शामिल हैं। 1. मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा, जागरूकता बढ़ाने, कलंक को कम करने और प्रारंभिक हस्तक्षेप को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में व्यापक मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम लागू करना। 2. परामर्श सेवाएं,
शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों में सुलभ और सस्ती परामर्श सेवाएं स्थापित करना। सामुदायिक केंद्र तनाव प्रबंधन, करियर मार्गदर्शन और व्यक्तिगत चुनौतियों के लिए सहायता प्रदान करते हैं। 3. सहकर्मी सहायता कार्यक्रम, सहकर्मी सहायता और मार्गदर्शन के लिए मंच बनाना, जहां युवा अनुभव साझा कर सकें और सुझाव दे सकें। एक दूसरे को मार्गदर्शन प्रदान करना। 4. कौशल निर्माण कार्यक्रम, मुकाबला कौशल, लचीलापन और भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर केंद्रित कार्यशालाएं और कार्यक्रम प्रदान करना। युवाओं को चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उपकरणों से लैस करना। पारिवारिक भागीदारी, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बच्चों के बीच खुले संचार को प्रोत्साहित करना, माता पिता को अपने बच्चों का समर्थन करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराना और उपचारात्मक प्रक्रिया में परिवारों को शामिल करना। भारतीय युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए शैक्षिकी, सामाजिक और आर्थिक विकास सहित व्यापक और सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता है। प्रतिस्थापन, समुदाय, परिवार और मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर जागरूकता, सहायता सेवाओं और सांस्कृतिक संवेदनशीलता को मिलाकर मनोवैज्ञानिक भारत में युवाओं के लिए एक स्वस्थ मानसिक वातावरण को बढ़ावा देने में योगदान दे सकते हैं। प्रश्न। दो सी। हर समस्या के लिए कोई एक ही प्रकार की चिकित्सा क्यों कारगर नहीं होती? इसका उत्तर एक उदार दृष्टिकोण कैसे हो सकता है? 20। उत्तर, व्यक्तिगत अनुभवों, व्यक्तित्वों और परिस्थितियों की अंतर्निहित जटिलता और विशिष्टता के कारण हर समस्या के लिए कोई भी एक प्रकार की चिकित्सा सार्वभौमिक रूप से प्रभावी नहीं है। प्रत्येक चिकित्सीय दृष्टिकोण की अपनी ताकत, प्रतिक्रियाएं और प्रयोज्यता के क्षेत्र होते हैं, जिससे सभी के लिए एक निश्चित समाधान खोजना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। मानव अनुभवों की विविधता और विविध चिकित्सीय हस्तक्षेपों की आवश्यकता में कई कारक योगदान करते हैं। 1. मुद्दों की विविधता। व्यक्ति कई तरह की समस्याओं के लिए थेरेपी की तलाश करते हैं, जिनमें चिंता, अवसाद, आघात, रिश्ते की समस्याएं और लत आदि शामिल हैं। प्रत्येक समस्या के अपने अंतर्निहित कारण, गतिशीलता और जटिलताएं होती हैं, जिसके लिए प्रभावी हस्तक्षेप के लिए अनुकूलित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। 2. व्यक्तिगत अंतर। प्रत्येक व्यक्ति का एक विशिष्ट व्यक्तित्व, पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक संदर्भ और मूल्यों का समूह होता है, जो उनकी धारणाओं, व्यवहारों और चिकित्सा के प्रति प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। एक चिकित्सीय दृष्टिकोण जो एक के साथ प्रतिध्वनित होता है। जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति दूसरे के लिए उपयुक्त या प्रभावी हो। 3. मानवीय अनुभव की जटिलता। मानवीय अनुभव बहुआयामी और गतिशील होते हैं, जिनमें संज्ञानात्मक, भावनात्मक, व्यवहारिक और संबंधपरक आयाम शामिल होते हैं। प्रभावी चिकित्सा को इस जटिलता को व्यापक रूप से संबोधित करने की आवश्यकता है, व्यक्ति के अनुभव के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करने के लिए विविध रणनीतियों और तकनीकों का उपयोग करना। 4. चिकित्सक ग्राहक का तालमेल। उपचारात्मक संबंध उपचार की प्रभावशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक चिकित्सीय दृष्टिकोण जो ग्राहक की प्राथमिकताओं, जरूरतों और लक्ष्यों के साथ साथ चिकित्सक की शैली और विशेषज्ञता के साथ संरेखित होता है, उसके सफल होने की अधिक संभावना होती है। चिकित्सा के प्रति उदार दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक मुद्दों की जटिलता के साथ साथ मानवीय अनुभवों की विविधता को भी स्वीकार करता है। चिकित्सीय हस्तक्षेपों में लचीलापन, एकीकरण और वैयक्तिकरण को बढ़ावा देना।
इसमें क्लाइंट की अनूठी जरूरतों और परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित उपचार योजना बनाने के लिए कई चिकित्सीय गतिविधियों, तकनीकों और सिद्धांतों को शामिल करना शामिल है। विभिन्न दृष्टिकोणों से तत्वों को एकीकृत करके एक उदार चिकित्सक प्रत्येक दृष्टिकोण की ताकत का लाभ उठा सकता है, जो किसी भी एक दृष्टिकोण में निहित सीमाओं और अंतराल को संबोधित करता है। उदार दृष्टिकोण चिकित्सकों को ग्राहक की प्राथमिकताओं, शक्तियों और उपचार से मेल खाने के लिए अपने हस्तक्षेप को अनुकूलित करने की अनुमति देता है। लक्ष्य, संवर्धन, जुड़ाव, प्रेरणा और चिकित्सीय परिणाम। यह मुद्दों और क्लाइंट आबादी की एक विस्तृत श्रृंखला को संबोधित करने में अधिक लचीलापन और बहुमुखी प्रतिभा प्रदान करता है, जिससे ये चिकित्सा के लिए एक व्यावहारिक और समावेशी दृष्टिकोण बन जाता है। अंततः, उदार दृष्टिकोण व्यक्तिगत देखभाल, क्लाइंट केंद्रितता और विविध नैदानिक संदर्भों में चिकित्सीय प्रभावशीलता की खोज के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रश्न। के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न एक का दिशात्मक और गैर दिशात्मक उपचारों की उनकी प्रभावशीलता के संदर्भ में तुलना करें। 10 उत्तर। दिशात्मक और गैर दिशात्मक उपचार मनोचिकित्सा में दो विपरीत दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना सेट है। सिद्धांतों और मान्यताओं का। 1. दिशात्मक चिकित्सा। पेपर 2 खंडे। अचेतन प्रक्रियाएं, अनसुलझे संघर्ष और पिछले अनुभवों का उपयोग मनोवैज्ञानिक मुद्दों के मूल कारणों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। बी. प्रभावशीलता। दिशात्मक उपचारों की प्रभावशीलता भिन्न हो सकती है, और उनके प्रभाव को अक्सर वस्तुनिष्ठ रूप से मापना मुश्किल होता है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि ये उपचार कुछ व्यक्तियों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। मनोविज्ञान वैकल्पिक हल 2023। गैर दिशात्मक चिकित्सा। पृष्ठ 15। ए. परिभाषा। गैर दिशात्मक उपचार, जैसे संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा (सीबीटी) और समाधान केंद्रित संक्षिप्त चिकित्सा, लक्ष्य उन्मुख हैं और विचार और व्यवहार के बदलते पैटर्न पर केंद्रित हैं। ये उपचार वर्तमान और भविष्य पर अधिक केंद्रित हैं, जो समस्या समाधान के लिए व्यवहारिक रणनीतियों पर जोर देते हैं। बी. प्रभावशीलता। गैर दिशात्मक उपचारों ने प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया है, जिसे अक्सर अनुभवजन्य शोध द्वारा समर्थित किया जाता है। उदाहरण के लिए, सीबीटी के पास पर्याप्त साक्ष्य आधार है और इसकी संरचित और लक्ष्य उन्मुख प्रकृति के कारण इसे विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। सारांश: जबकि दिशात्मक उपचार अंतर्दृष्टि और आत्म अन्वेषण चाहने वाले कुछ व्यक्तियों के लिए मूल्यवान हो सकते हैं, गैर दिशात्मक उपचारों ने विशिष्ट मुद्दों को संबोधित करने और ठोस चिकित्सीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक सुसंगत अनुभवजन्य समर्थन दिखाया है। किसी भी चिकित्सा की प्रभावशीलता व्यक्ति की प्राथमिकताओं, विशेषताओं और उनके प्रस्तुतिकरण संगीत की प्रकृति पर भी निर्भर हो सकती है। प्रश्न 1. सिजोफ्रेनिया के सकारात्मक और नकारात्मक लक्षणों का तुलनात्मक विश्लेषण करें। 10 उत्तर। सिजोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक विकार है, जिसके लक्षण कई प्रकार के होते हैं, जिन्हें मोटे तौर में वर्गीकृत किया जा सकता है। सकारात्मक REBT, एल्बर्ट एल्स द्वारा विकसित संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी का एक रूप है,
ये संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी पर आधारित है। इस आधार पर कि व्यक्ति की भावनात्मक और व्यवहारिक प्रतिक्रियाएं उनके विश्वासों, विचारों, घटनाओं की व्याख्याओं से स्पष्ट रूप से प्रभावित होती हैं। आरईबीटी अधिक तर्कसंगत सोच और बेहतर भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए तर्कहीन विश्वासों की पहचान करने और उन्हें चुनौती देने पर जोर देता है। आरईबीटी की प्रमुख अवधारणाएं। 1. एबीसी मॉडल। ए. सक्रिय करने वाली घटना, स्टिमल या आंतरिक स्थिति। बी. घटना के बारे में बेबेफ की व्यक्तिगत व्याख्याएं और विचार। सी. परिणाम, भावनात्मक और व्यवहारिक प्रतिक्रियाएं। 1. तर्कहीन विश्वास। एलिस ने कई तर्कहीन विश्वासों की पहचान की, जिनमें मांग, इस बात पर जोर देना कि चीजें एक निश्चित तरीके से होनी चाहिए, आपदाग्रस्त होना, स्थितियों को अत्यधिक नकारात्मक रूप में देखना, और कम निराशा सहिष्णुता, यह मानना कि कोई कठिन परिस्थितियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। 2. तर्कहीन विश्वासों पर विवाद करना। आरईबीटी व्यक्तियों को तर्कपूर्ण तर्क और साक्ष्य आधारित तर्कों के माध्यम से अपने तर्कहीन विश्वासों को चुनौती देने और उन पर विवाद करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे तर्कहीन विचारों को अधिक तर्कसंगत और रचनात्मक विचारों में बदलने में मदद मिलती है। विश्वास। आरईबीटी के अनुप्रयोग। 1. चिकित्सीय सेटिंग। आरईबीटी का व्यापक रूप से नैदानिक सेटिंग्स में विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें चिंता भी शामिल है। विकार, अवसाद और क्रोध प्रबंधन। चिकित्सक तर्कहीन विश्वासों की पहचान करने और उन्हें फिर से परिभाषित करने के लिए ग्राहकों के साथ काम करते हैं। 2. शैक्षिकी सेटिंग्स। आरईबीटी सिद्धांतों को शैक्षिकी सेटिंग्स में लागू किया जाता है ताकि छात्रों को अधिक अनुकूल सोच पैटर्न विकसित करने, तनाव से निपटने और शैक्षणिक प्रदर्शन को बढ़ाने में मदद मिल सके। 3. कार्यस्थल, संगठनात्मक सेटिंग्स में आरईबीटी का उपयोग तनाव प्रबंधन, संघर्ष समाधान और कर्मचारी कल्याण में सुधार के लिए किया जा सकता है। यह व्यक्तियों को लचीलापन विकसित करने और कार्यस्थल की चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। आरईबीटी का ध्यान वैश्विक मान्यताओं को बदलने और तर्कसंगत सोच को बढ़ावा देने पर है, जो इसे एक बहुमुखी और प्रभावी चिकित्सीय दृष्टिकोण बनाता है। व्यापक संदर्भ में इसका अनुप्रयोग नैदानिक सेटिंग्स से आगे बढ़कर शैक्षणिक, कार्यस्थल और निवारक हस्तक्षेपों तक फैला हुआ है। भावनात्मक कल्याण के लिए संज्ञानात्मक पुनर्गठन के महत्व पर बल दिया गया। थ्री बी संज्ञानात्मक थेरेपी किसी ग्राहक के नैदानिक अवसाद के कारण को कैसे समझाएगी और उपचार के लिए क्या चिकित्सीय दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। 15. उत्तर, संज्ञानात्मक चिकित्सा, जिसे संज्ञानात्मक व्यवहार संबंधी थेरेपी (सीबीटी) के रूप में भी जाना जाता है, नैदानिक अवसाद को समझने और उसका इलाज करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है। कॉग्रेव सिद्धांत के अनुसार, अवसाद अक्सर सोच, व्यवहार और भावना के मेटाडेक्टिव पैटर्न द्वारा बनाए रखा जाता है या बढ़ाया जाता है। यहाँ बताया गया है कि संज्ञानात्मक चिकित्सा नैदानिक अवसाद के कारण और इसके कारणों को कैसे समझाएगी। उपचार के लिए चिकित्सीय दृष्टिकोण। 1. संज्ञानात्मक विकृतियाँ। संज्ञानात्मक थेरेपी पोस्ट करती है कि अवसाद से ग्रस्त व्यक्ति अक्सर संज्ञानात्मक विकृतियों में संलग्न होते हैं। दोषपूर्ण सोच पैटर्न, जो उनके अवसादग्रस्त लक्षणों में योगदान करते हैं। इन विकृतियों में नकारात्मक स्वचालित विचार, जैसे महिलाएं, एवजेनरेशन जेग शामिल हैं। हमेशा लंबा
और विनाशकारी तेग, चलो इनका। दुनिया। अवसाद से संबंधित विश्वासों में मूल्यहीनता, असहायता और निराशा से संबंधित विश्वास शामिल हैं। 3. संज्ञानात्मक त्रय। संज्ञानात्मक चिकित्सा संज्ञानात्मक त्रय पर भी प्रकाश डालती है, जिसमें स्वयं, दुनिया और भविष्य के बारे में नकारात्मक विचार शामिल होते हैं। अवसादग्रस्त व्यक्ति खुद को अपर्याप्त, दुनिया को शत्रुतापूर्ण या अनिश्चित, और भविष्य को अंधकार में या निराशाजनक मानते हैं। 2. नकारात्मक मूल विश्वास। इन संज्ञानात्मक विकृतियों के पीछे ओनसेट, द वॉर्ड और ट्यूटर्स के बारे में नेगेटिव कोर बेतियां हैं। ये विश्वास शुरुआती अनुभवों, नामा या सोच के सीखे हुए पैटर्न से उत्पन्न हो सकते हैं। आम नकारात्मक सह चिकित्सीय दृष्टिकोण। 1. संज्ञानात्मक पुनर्गठन। अवसाद के लिए संज्ञानात्मक चिकित्सा में प्राथमिक चिकित्सीय तकनीक संज्ञानात्मक पुनर्गठन है। इसमें नकारात्मक स्वचालित विचारों, संज्ञानात्मक विकृतियों और नकारात्मक मूल विचारों को पहचानना और चुनौती देना शामिल है। ग्राहक वास्तविक जीवन की चुनौतियों और तनावों को दूर करने के लिए अधिक संतुलित, यथार्थवादी और अनुकूली सोच पैटर्न कौशल के साथ संज्ञानात्मक विचारों को पहचानना और उनका जवाब देना सीखते हैं, जो अवसाद में योगदान करते हैं। 2. समस्या समाधान कौशल। ग्राहक अपने अवसादग्रस्त लक्षणों के लिए समस्या समाधान सीखते हैं। वे विशिष्ट प्रतिरूपों की पहचान करते हैं, संभावित समाधान उत्पन्न करते हैं, प्रत्येक समाधान के पक्ष और विपक्ष का मूल्यांकन करते हैं, और कठिनाइयों को हल करने या उनसे निपटने के लिए प्रभावी रणनीतियों को लागू करते हैं। 3. रिलैप्स की रोकथाम। संज्ञानात्मक चिकित्सा अवसादग्रस्त लक्षणों की पुनरावृत्ति को रोकने और उन्हें नियंत्रित रखने में मदद करने के लिए रिलैप्स की रोकथाम रणनीतियों पर जोर देती है। ग्राहक मुकाबला करने के कौशल, आत्म-निगरानी तकनीक और अवसाद के प्रारंभिक लक्षणों की पहचान करने और प्रभावी रोकथाम रणनीतियों को लागू करने के लिए रोकथाम योजना। कुल मिलाकर, संज्ञानात्मक चिकित्सा नैदानिक अवसाद को समझने और उसका इलाज करने के लिए एक संरचित और साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण प्रदान करती है, जो कि अनुपयुक्त सोच पैटर्न, व्यवहार और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को लक्षित करती है। नकारात्मक संज्ञानात्मक पैटर्न से निपटने और अनुकूली मुकाबला कौशल विकसित करने से, ग्राहक अपने मूड, कामकाज और व्यवहार में महत्वपूर्ण सुधार देख सकते हैं। प्रश्न 3. शोध के आलोक में, उन तरीकों पर चर्चा करें जिनसे सामाजिक संघर्षों को हल किया जा सकता है। प्रश्न 3. संज्ञानात्मक चिकित्सा के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करें। इसकी तुलना मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा से करें। 15. उत्तर। एरॉन टी. बेक द्वारा विकसित संज्ञानात्मक थेरेपी, संज्ञानात्मक पर आधारित एक व्यापक रूप से प्रचलित चिकित्सीय दृष्टिकोण है। व्यवहार मॉडल। इसके मुख्य सिद्धांत भावनात्मक संकट को कम करने और लोगों के व्यवहार में बदलाव को बढ़ावा देने के लिए अनुपयुक्त विचार पैटर्न की पहचान करने और उन्हें चुनौती देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके विपरीत, सिगमंड फ्रॉइड द्वारा अग्रणी मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक मुद्दों की जड़ों को उजागर करने के लिए अचेतन संघर्षों और प्रारंभिक जीवन के अनुभवों में गहराई से जाती है। 1. संज्ञानात्मक थेरेपी। संज्ञानात्मक पुनर्गठन। संज्ञानात्मक चिकित्सा का केंद्र संज्ञानात्मक पुनर्गठन की अवधारणा है, जिसमें पहचान करना शामिल है और भावनात्मक संकट में योगदान देने वाले नकारात्मक विचार पैटर्न को बदलना। सहयोगात्मक दृष्टिकोण। चिकित्सक और ग्राहक संज्ञानात्मक विकृतियों की पहचान करने और उन्हें संबोधित करने के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं।
अपने स्वयं के उपचार प्रक्रिया में ग्राहक की सक्रिय भूमिका को बढ़ावा देना। लक्ष्य उन्मुख संज्ञानात्मक चिकित्सा लक्ष्य उन्मुख होती है, जो प्रगति को ट्रैक करने और सफलता को मापने के लिए विशिष्ट, प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों की पहचान पर जोर देती है। 2. मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा। अचेतन मन मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा अचेतन मन पर ध्यान केंद्रित करती है, तथा ये पता लगाती है कि दमित स्मृतियां और अनसुलझे विवाद वर्तमान व्यवहार और भावनात्मक कल्याण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। मुक्त संगति और स्वप्न विश्लेषण। मुक्त संगति और स्वप्न विश्लेषण जैसी तकनीकों का उपयोग उजागर करने के लिए किया जाता है। छिपे हुए विचारों और भावनाओं को समझना, जिससे स्वयं को गहराई से समझने में मदद मिलती है। दीर्घकालिक प्रक्रिया। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा में आमतौर पर दीर्घकालिक उपचार शामिल होता है, जिसका उद्देश्य व्यापक उपचार प्राप्त करना होता है। आत्म जागरूकता के माध्यम से व्यक्तित्व परिवर्तन। जबकि संज्ञानात्मक चिकित्सा और मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा दोनों का उद्देश्य मनोवैज्ञानिक कल्याण को बढ़ाना है, वे अपने दृष्टिकोण में भिन्न हैं। संज्ञानात्मक चिकित्सा का सचेत विचार पैटर्न और सहयोगी लक्ष्य निर्धारण पर जोर, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा के अचेतन मन और गहरे बैठे, प्रारंभिक जीवन के अनुभवों की खोज पर ध्यान केंद्रित करने के विपरीत है। प्रत्येक दृष्टिकोण की अपनी ताकत है, और उनके बीच चुनाव अक्सर व्यक्ति की प्राथमिकताओं, लक्ष्यों और उनकी मनोवैज्ञानिक चुनौतियों की प्रकृति पर निर्भर करता। प्रश्न 5 का अचेतन उद्देश्यों को चेतन में लाने के लिए मनोविश्लेषक द्वारा उपयोग की जाने वाली विधियों पर चर्चा करें। उत्तर: मनोविश्लेषक अचेतन उद्देश्यों को उजागर करने के लिए विशिष्ट तरीकों का उपयोग करते हैं, जो मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का एक मौलिक पहलू है। इन तकनीकों का उद्देश्य दमित विचारों और भावनाओं को अन्वेषण और समाधान के लिए चेतन मन में लाना है। मनोविज्ञान वैकल्पिक हल 12021 पृष्ठ 75। 1. मुक्त संगति चेंट बिना किसी सेंसरशिप के विचार व्यक्त करते हैं, जिससे मनोविश्लेषक को पैटर्न की पहचान करने और संगति के सहज प्रवाह का विश्लेषण करके बोगडन उद्देश्यों तक पहुंचने की अनुमति मिलती है। 2. स्वप्न विश्लेषण स्वप्न की विषय वस्तु की खोज से अचेतन इच्छाओं और संघर्षों के बारे में जानकारी मिलती है। अंतर्निहित भावनाओं और अनसुलझे मुद्दों को प्रकट करने के लिए प्रतीकों और विषयों की व्याख्या की जाती है। 3. स्थानांतरण विश्लेषक पर स्थानांतरित ग्राहक की भावनाओं और दृष्टिकोणों का अवलोकन करने से अनसुलझे संघर्षों को उजागर करने में मदद मिलती है। पिछले रिश्तों से सीखकर अचेतन उद्देश्यों पर प्रकाश डालना। 4. प्रतिरोध का विश्लेषण अनिच्छा या परहेज के रूप में प्रकट होने वाले प्रतिरोध की पहचान करना और उसका अन्वेषण करना, अचेतन सामग्री को प्रकट करने में मदद करता है। प्रतिरोध अक्सर भावनात्मक महत्व के क्षेत्रों को इंगित करता है। 5. पूर्वानुमान तकनीक रोशाक इंकब्लॉट परीक्षण जैसी विधियां ग्राहकों को उनके अचेतन विचारों को अस्पष्ट उत्तेजनाओं पर प्रक्षेपित करने की अनुमति देती हैं, जिससे छिपे हुए उद्देश्यों के बारे में सुराग मिलते हैं। मनोविश्लेषक अचेतन उद्देश्यों को चेतन जागरूकता में लाने के लिए मुक्त संगति, स्वप्न विश्लेषण, स्थानांतरण, प्रतिरोध का विश्लेषण और प्रक्षेपी तकनीकों सहित कई विधियों का उपयोग करते हैं। ये तकनीकें मानस की गहन खोज की सुविधा प्रदान करती हैं, जिससे व्यक्ति अनसुलझे संघर्षों और भावनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। 054 पर्यावरण 02 आधुनिक मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा के विशिष्ट पहलुओं पर चर्चा करें। यह विभिन्न प्रकार के उपचार में कैसे सहायक हो सकता है।
विकारों की श्रृंखला 15। आधुनिक मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा में कई विशिष्ट पहलू शामिल हैं, जो इसे पारंपरिक मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा से अलग करते हैं। इन पहलुओं में शामिल हैं: एक समय सीमित फोकस। पारंपरिक मनोविश्लेषण के विपरीत, आधुनिक मनोचिकित्सा चिकित्सा आमतौर पर समय सीमित होती है, जिसमें वर्तमान लक्षणों और मुद्दों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करती है, न कि किसी गहरे अचेतन संघर्षों की खोज करने पर। विस्तारित पेटिबो 2। पारस्परिक फोकस। आधुनिक मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा पारस्परिक संबंधों और बातचीत के पैटर्न पर जोर देती है, ये सुनिश्चित करते हुए कि पिछले अनुभव वर्तमान संबंधों और व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। चिकित्सक संबंधों की गतिशीलता का पता लगाने और दूसरों के साथ व्यवहार करने के स्वस्थ तरीके विकसित करने के लिए प्रतिभागियों के साथ मिलकर काम करते हैं। 3। लचीलापन और अनुकूलनशीलता। रोडॉन साइकोडायनेमिक थेरेपी में चिकित्सक अपने दृष्टिकोण में अधिक लचीले और अनुकूलनशील होते हैं, प्रत्येक ग्राहक की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए हस्तक्षेप को अनुकूलित करते हैं। 4। सशक्तिकरण और एजेंसी। आधुनिक मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा ग्राहकों के सशक्तिकरण और उनकी भावनाओं, रिश्तों और जीवन परिस्थितियों के प्रबंधन में स्वामित्व, गोपनीयता और एजेंसी की खेती पर जोर देती है। मनोवैज्ञानिक उपचार विभिन्न प्रकार के विकारों के उपचार में सहायक हो सकता है, क्योंकि यह अंतर्निहित मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं और लक्षणों में योगदान देने वाले संबंधपरक पैटर्न को संबोधित करता है। उदाहरण के लिए, 1. मूड विकार। अवसाद या चिंता में योगदान देने वाली असंयमित भावनाओं और व्यक्तिगत गतिशीलता की खोज करके। 2. व्यक्तित्व विकार। मनोगतिक चिकित्सा व्यक्तित्व विकार वाले व्यक्तियों को सोचने, समझने और दूसरों के साथ व्यवहार करने के समग्र पैटर्न को समझने और संशोधित करने में मदद कर सकती है, जिससे बेहतर पारस्परिक कार्यप्रणाली और स्थिरता प्राप्त होती है। 3. आघात और पीटीएसडी। पेचोडायनेमिक थेरेपी व्यक्तियों को दर्दनाक अनुभवों को संसाधित करने, वर्तमान कार्यप्रणाली पर आघात के प्रभाव को समझने और ट्रिगर्स और तनाव कम करने वाली भावनाओं से निपटने के अनुकूल तरीके विकसित करने में मदद कर सकती है। कुल मिलाकर, नोडन साइकोडायनेमिक थेरेपी मनोवैज्ञानिक विकारों को समझने और उनका इलाज करने के लिए एक व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करती है, जो मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने में आत्म जागरूकता, संबंधपरक गतिशीलता और व्यक्तिगत विकास के महत्व पर जोर देती है। एस्ट्रोग थेंज और वीबिंग। प्रश्न 3C। क्या प्रभावी शिक्षण अधिगम है? प्रश्न 6C। मनोगतिशील और ग्राहक केंद्रित चिकित्सा के मूल सिद्धांतों को स्पष्ट करें। मानसिक विकारों के उपचार के रूप में इन चिकित्सा की प्रभावशीलता पर चर्चा करें। 20। उत्तर: मनोगतिशील चिकित्सा। वैकल्पिक हल 2020। पृष्ठ 105। मूल सिद्धांत। 1. अचेतन मन। मनोगतिशील चिकित्सा का मानना है कि अचेतन विचार, भावनाएं और यादें व्यवहार और भावनात्मक अनुभवों को प्रभावित करती हैं। इस चिकित्सा का उद्देश्य मनोवैज्ञानिक संकट को कम करने और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने के लिए इन अचेतन प्रक्रियाओं को जागरूकता में लाना है। 2. गतिशील अंतःक्रिया। थिन थेरेपी ग्राहक के प्रारंभिक जीवन के अनुभवों, विशेष रूप से बचपन के अनुभवों की खोज पर केंद्रित है। देखभाल करने वालों के साथ संबंधों को समझना, ये समझना कि अतीत की घटनाएं किस तरह से वर्तमान समय के बेहतर व्यवहार और संबंधों को आकार देती हैं।
और क्लाइंट आवर्ती पैटर्न, अनसुलझे संघर्षों और रक्षा तंत्रों की पहचान करने के लिए एक साथ काम करते हैं। 3. चिकित्सीय संबंध। मनोगतिशील चिकित्सा का केंद्र चिकित्सीय संबंध है, जिसकी विशेषता विश्वास, सहानुभूति और सहयोग है। चिकित्सक क्लाइंट को अपने विचारों और भावनाओं का पता लगाने के लिए एक सुरक्षित और गैर निर्णयात्मक स्थान प्रदान करता है, जिससे अंतर्दृष्टि और आत्म जागरूकता की सुविधा मिलती है। ग्राहक केंद्रित चिकित्सा। मूल सिद्धांत। 1. बिना शर्त सकारात्मक सम्मान। ग्राहक केंद्रित थेरेपी ग्राहक के प्रति चिकित्सक की वास्तविक स्वीकृति और सहानुभूति पर जोर देती है, जिससे आत्म अन्वेषण और विकास के लिए एक सहायक और गैर निर्णयात्मक वातावरण बनता है। 2. क्लाइंट स्वायत्तता। ये थेरेपी चिकित्सीय प्रक्रिया में क्लाइंट की स्वायत्तता और आत्मनिर्देशन को प्राथमिकता देती है। चिकित्सक क्लाइंट के व्यक्तिपरक अनुभव का सम्मान करता है और उन्हें अपनी उपचार यात्रा में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करता है। 3. वर्तमान क्षण पर जोर। क्लाइंट केंद्रित थेरेपी क्लाइंट के वर्तमान अनुभवों, भावनाओं और धारणाओं पर ध्यान केंद्रित करती है, न कि पिछले आघातों या अचेतन संघर्षों पर। चिकित्सक क्लाइंट पर ध्यान केंद्रित करता है, आत्म जागरूकता और व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि को बढ़ावा देने के लिए उनके विचारों और भावनाओं को दर्शाता है। चिकित्सा की प्रभावशीलता। 1. मनोगतिशील थेरेपी। शोध से पता चलता है कि मनोगतिशील थेरेपी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं, विशेष रूप से अवसाद, चिंता और व्यक्तित्व विकारों के उपचार में प्रभावी हो सकती है। ये ग्राहकों को अचेतन पैटर्न के बारे में जानकारी प्राप्त करने और भावनात्मक चुनौतियों से निपटने के स्वस्थ तरीके विकसित करने में मदद करती है। 2. ग्राहक केंद्रित थेरेपी। ग्राहक केंद्रित थेरेपी आत्म स्वीकृति, व्यक्तित्व निर्माण को बढ़ावा देने में प्रभावी पाई गई है। विकास और भावनात्मक गीलापन। यह विशेष रूप से उन ग्राहकों के लिए फायदेमंद है जो सहायक और गैर निर्देशात्मक दृष्टिकोण चाहते हैं। थेरेपी उन्हें अपनी गति से अपने अनुभवों और स्थितियों का पता लगाने की अनुमति देती है। कुल मिलाकर, मनोगतिशील और ग्राहक केंद्रित दोनों ही थेरेपी मानसिक विकारों के इलाज के लिए मूल्यवान दृष्टिकोण प्रदान करती हैं, जिनकी प्रभावशीलता व्यक्तिगत ग्राहक की जरूरतों, प्राथमिकताओं और उपचारात्मक गुणों पर निर्भर करती है। चिकित्सीय संबंध और प्रक्रिया में ग्राहक की सक्रिय भागीदारी दोनों उपचारों में सकारात्मक परिणामों में योगदान देने वाले प्रमुख कारक हैं। प्रश्न 7। प्रश्न प्रश्न 1 सी। बायोफीडबैक थेरेपी की प्रकृति और महत्व की व्याख्या करें। 10। उत्तर। बायोफीडबैक थेरेपी एक चिकित्सीय दृष्टिकोण है जो शरीर में शारीरिक प्रक्रियाओं के बारे में वास्तविक समय की प्रतिक्रिया की निगरानी और प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों को सामान्य रूप से अनैच्छिक शारीरिक कार्यों पर स्वैच्छिक नियंत्रण प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना है। सामान्य शारीरिक उपायों में हृदय गति, मांसपेशियों में तनाव, त्वचा का तापमान और मस्तिष्क तरंग गतिविधि शामिल हैं। बायोफीडबैक थेरेपी की प्रकृति। बायोफीडबैक में शारीरिक मापदंडों को मापने के लिए शरीर से जुड़े सेंसर शामिल होते हैं। ये जानकारी तब व्यक्तियों को वास्तविक समय में प्रदर्शित की जाती है, जिससे उन्हें अपने शारीरिक प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण करने और उनके बारे में जागरूकता प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। इस जागरूकता के माध्यम से, व्यक्ति इन कार्यों को स्वयं विनियमित और नियंत्रित करना सीख सकते हैं। बायोफीडबैक थेरेपी का महत्व। 1. तनाव प्रबंधन।
बायोफीडबैक का उपयोग अक्सर तनाव कम करने के लिए किया जाता है, जिससे व्यक्तियों को तनाव की शारीरिक अभिव्यक्तियों को पहचानने और नियंत्रित करने में मदद मिलती है, जैसे मांसपेशियों में तनाव और हृदय गति में वृद्धि। 2. दर्द प्रबंधन। यह व्यक्तियों को शारीरिक नियंत्रण सिखाकर पुरानी दर्द की स्थिति का प्रबंधन करने में प्रभावी है। दर्द से जुड़ी प्रतिक्रियाएं। 3. मनोवैज्ञानिक विकार। बायोफीडबैक चिंता विकारों और माइग्रेन जैसी स्थितियों के लिए उपचार का पूरक हो सकता है। चार प्रदर्शन संवर्धन। संपत्ति और पेटमज अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को अनुकूलित करने के लिए बायोफीडबैक हैं। ओवरइन फीडबैक थेरेपी का उद्देश्य व्यक्तियों को आत्म नियमन और मनोवैज्ञानिक कार्यप्रणाली को बढ़ावा देकर उनकी भलाई में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाना है। एनहम मैन्यूअर डिसैरे न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जो पढ़ने और बोलने के कौशल के अधिग्रहण को प्रभावित करता है। इसकी विशेषता है। प्रश्न: डिस्लेक्सिया की प्रकृति बताएं, इसका निदान कैसे किया जा सकता है? से पीड़ित व्यक्तियों में अक्सर औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता होती है। डिस्लेक्सिया की प्रकृति। 1. वास्तविक चुनौतियां। डिस्लेक्सिया से पीड़ित व्यक्तियों को ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई होती है, जिससे अक्षरों को जोड़ना मुश्किल हो जाता है। अक्षर अनुक्रमों को पहचानने और याद करने में कठिनाइयों के कारण वर्तनी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। डिस्टी का सामान। 1. शैक्षिकी मूल्यांकन। डायलिया का निदान अक्सर योग्यता प्राप्त व्यक्तियों द्वारा किए गए शैक्षिकी मूल्यांकन के माध्यम से किया जाता है। संज्ञानात्मक परीक्षण। ध्वनि विज्ञान संबंधी उच्चारण, कार्यशील स्मृति और तीव्र गति से सीखने जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट कठिनाइयों की पहचान करने के लिए संज्ञानात्मक मूल्यांकन किया जा सकता है। और व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रभावी हस्तक्षेप लागू करने के लिए सटीक निदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों एक विविधता की सराहना करना माना जाता है? विविधता की सराहना करना भारत में एक सामुदायिक मनोवैज्ञानिक के लिए एक बुनियादी और मुख्य मूल्य है। औचित्य सिद्ध कीजिए। 10 उत्तर दें।